आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भाई हमारा चैप्टर जो था काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। एक तो पहली बात इंपोर्टेंट के साथ साथ इसका वेटेज भी अच्छा रहता है। नीट में जो वेटेज है इसका वो काफी अच्छा है। तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या? आपने कहाँ कहाँ देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स? कहाँ देखा है? कहीं देखा है? यस सर। कहाँ देखा है भाई? बताओ। जब कोई स्पोर्ट या कोई तब भी दिखती है। क्या बेटा, क्या अनुष्का? तो जैसे भी हम कोई स्टोन या कुछ चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। ठीक है। कृतिका भी कुछ बताना चाह रही थी। कृतिका बेटा बताओ। कृतिका। सर हाँ मतलब जो भी गलत सही जैसा भी आता है वैसे बताया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। हर एक बॉडी, हर एक मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो वही काम हमारी अर्थ भी करती है। अर्थ क्या करती है? हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छत से गिराओ नीचे की तरफ, नीचे ही क्यों जाता है? ऊपर क्यों नहीं जा सकता? वो ऊपर भी तो जा सकता था। सर ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट करती है। क्योंकि अर्थ क्या करती है, वो उसको हम हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किस फोर्स से करती है, क्यों करती है, क्या अदर मासेस पे भी डिपेंड करती है चीजें। तो काफी सारी चीजें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा मेन बेसिक इस चैप्टर का यही है कि हमारा जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो अर्थ है, ये अर्थ ये हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, बोल रही है भाई आजा मेरे पास। जैसे ये अर्थ है, अगर मैं किन्हीं भी दो बॉल्स को ऊपर की तरफ फेंकूं तो वो हमेशा बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बोलो चमका। यस सर। अगर आप अपनी क्लास में पेन को ऊपर की तरफ फेंकते हो, क्या वो नीचे की तरफ आता है? यस सर। नहीं। किसकी वजह से आता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल वजह से। अर्थ आपके पेन को, अपने जो पेन ऊपर की तरफ फेंका है, अर्थ कंटिन्यूअसली उस पेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अर्थ उस पेन को अपनी तरफ खींच रही है भाई, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली उस पेन को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसा होता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है भाई? जैसे कि कोई भी दो मासेस माना कि आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जैसे जैसे मान लो कि आप और मैं बैठा हूं आगरा में, आप बैठे हैं हिमाचल। हम दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 500 किलोमीटर है। क्या हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो? नो सर। नो सर। ओके, आप कहते हो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार पूछूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो माना कि कोई भी दो मासेस हैं, उन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस है मेरी आर। तो वो उन दोनों मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? सेंट्रल फोर्स। किस किस पे डिपेंड करता है भाई? किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of the bodies, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of the bodies। कोई भी दो बॉडीज हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट के मास के, सॉरी, मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। M1 और M2 के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के, इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? F इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। जो मैंने बोला है, जो मैंने बोला है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पढ़ लेना आराम से। ये जी क्या होता है, कोई बताएगा क्या? जी क्या होता है? ये स्कूल में पढ़ा होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी किस वजह से आया है? जी आया है आपका प्रोपोर्शनलिटी की वजह से, प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से जी आया। अच्छा ठीक है भाई, हमारा जी आ गया ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जी को क्या हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में लगता है? यस सर। यस सर। लगता है। वो बहुत दूर है तब भी लगता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स फिर मेरे और आपके बीच में लग रहा होगा? यस सर। यस सर। लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। लग रहा है, यस। आपका अभी इस टॉपिक को समझाने से पहले आंसर था नो, अब वो कन्वर्ट हो गया यस में कि नहीं हुआ? यस सर। एक्चुअली में हमें फील क्यों नहीं हो रहा? फील इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे मासेस बहुत कम है। एक तो हमारे मासेस कम है, और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा, हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बहुत ही कम फोर्स है, तो हमें फील नहीं हो रहा। तो क्या सर, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई सूमो टाइप का मोटा बंदा आए मेरे पास और मेरे बगल में आके खड़ा हो जाए, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, उसका मास ज्यादा, तो मेरे को अपने साथ खींच के ले जाएगा क्या? क्या ऐसा कभी हुआ है? नो सर। नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका भी रीजन है, क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻11 ग्रेड की होती है, 10⁻⁻11 ग्रेड। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे जी की वैल्यू अभी यहीं पे बता देता हूँ, चलो। जी की वैल्यू होती है मेरी 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट वगैरह हम पढ़ेंगे बाद में, यूनिट की बात नहीं करते, ठीक है। तो देखो, हमारा M1 M2, मान लो कि मेरा फोर्स लगना है, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। इंटू, मान लो M1, आपका मास ले लेता हूं मैं 100 kg, आपका मास है 100 kg, और मेरा मास है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, मेरा भी 100 kg है, ठीक है। मेरा भी 100 kg है, और हम दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर का उसका ही। देखो फोर्स कितना लगेगा, 100 प्लस प्लस के 4 हुआ, 6.67 × 10⁻⁻, माइनस के कितना, 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7। यस सर। देखो इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है कब? जब हम दोनों 100-100 किलो के हों। बल्कि हमारा तो वेट 50-50 किलो है। आपका वेट मान लो 50-40 होगा, 45 होगा। मेरा की वेट मान लो आप 40, सॉरी 70-65 या 70 मान लो। तो आपको न्यूटन देखो कितना कम फोर्स है। क्या ये फोर्स, इस फोर्स से हम किसी को खींच सकते हैं? कोई 100 किलो के बंदे को खींच के ले जा सकता है? 10⁻⁻7 ग्रेड का फोर्स है, इस फोर्स से कोई खींच के ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता। इसीलिए हमें अब फील नहीं होता वो फोर्स। इसीलिए क्या होता है, हमें वो फील नहीं होता। आप क्लास में बैठे हुए हो, एक क्लास में बैठे हुए हो, एक्चुअली में आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन आप उसको खींच नहीं पाते। खींच नहीं पाते, क्यों नहीं खींच पाते? क्योंकि जो आपका मास होता है वो बहुत कम होता है।
हमारी बात समझ में? Yes, बोलोगे sir. कि Yes, सर sir. अर्थ 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 कैसे खींच लेती है हमें? बेटा अर्थ का जो मास होता है वो 6 × 10⁴ होता है। जो मास ऑफ अर्थ है, मान लो मास ऑफ अर्थ, बुक में थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, 6 × 10⁴ अब एक बात बताओ, अब से 24 kg लगाओ यहाँ पे 100 की जगह, मान लो आप 100 किलो के हो, 100 किलो के, एक एक एम 6 × 10⁻²4। अब देखो यार कितना न्यूटन फोर्स आ रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस पे हो आप। तो देखो 24, और ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 2 है ना, 24, 26, 26 हो गया। 26 में से 11 गया तो कितना बचा? 26 में से 11 गया तो कितना बचा? अरे बताओ, 15 बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. तो Yes, sir. ये देखो प्लस Yes, sir. 15, ये फोर्स बहुत बड़ा है भाई, ये फोर्स बड़ा है कि नहीं है? देखो 10⁻15 ग्रेड का फोर्स आ रहा है। कौन? अर्थ लगा रही है हमारे ऊपर, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए फोर्स लग पा रहा है, और इसीलिए अर्थ हमें खींच पा रही है। आ रही है बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती क्या है? देखो एक तो सेंट्रल फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का क्या मतलब है भाई? ये हमारा सन और अर्थ के बीच में भी लगता है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तब भी उनके बीच में लगता है ये फोर्स, तब भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मून और अर्थ के बीच में लगता है। और लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, वो हैवी बॉडीज पे अप्लाई कर सकते हैं, मैसिव बॉडीज पे। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पे ये निग्लेजिबल होता है, आप मान सकते हो कि होता ही नहीं है उन उस टाइप की। तो इसी टाइप के स्टेटमेंट है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एक्टिंग एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है ये। देखो जरा, एक ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहे, देखो ए ऑब्जेक्ट अगर बी ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ए भी तो बी को अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं? Yes, sir. बोलो। तो ये फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। तो आप देखोगे अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, और ये उस पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपकी बॉडी कहाँ पे रखी हुई है, किस मीडियम में रखी हुई है, पानी में रखी हुई है, हवा में रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, इट डजेंट मैटर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को। ये बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू G m1 m2 / r², ये कसम खा के आता है कि मैं जो करूंगा सच्चे मन से करूंगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगा, किसी भी मीडियम के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। तो एक बात बताओ, क्या आपके घर की दीवार आपको अपनी तरफ खींच रही है? Yes, sir. जिस बॉडी के Yes, पास sir. मास है, जिसके पास मास है, वो हर एक ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आप जा क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि उसका मास बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ के। अर्थ का ज्यादा है तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। ये सुनो, अब आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, सर मैं तो अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो अर्थ तो मुझे खींच नहीं रही है, उस टाइम पे भी खींच रही है अर्थ। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, जी जी की वैल्यू पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। एक्चुअली में जो आप वेट तौलते हो ना अपना, वो उस फोर्स से आपको अर्थ खींच रही होती है, उस वजह से आप अपना मास और वेट तौल पाते हो। आप कभी स्पेस में तौल पाते हो क्या? स्पेस में जाके पता कर पाते हो कि आपका वेट कितना है? वेटलेस हो जाते No, हो स्पेस sir. में, है कि नहीं? Yes, क्योंकि वहां sir. पे ग्रेविटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका मास जो दिख रहा है आपको, जो फोर्स वेट है, जैसा बोलो सर 40 kg वेट है मेरा, 40 kg वेट, तो 40 kg वेट एक्चुअली में अर्थ आपके ऊपर फोर्स उतना लगा रही है, इसीलिए आपका वेट है। अगर ये वेट हमेशा होता तो स्पेस में भी वेट आपका दिखाई देता, स्पेस में आपका वेट जीरो हो जाता है, मास रहता है, वेट जीरो हो जाता है। यस सर नो? Yes, sir. हवा लग रही है, हवा लग रही है कि Sir. नहीं? Yes, ओके। Yes, yes, sir. sir. इट इज अ वीकेस्ट फोर्स,
और लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये तो मैंने बताया, ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं भाई, कोई बताएगा क्या? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं भाई? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो टाइप के फोर्स होते थे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। वर्क एनर्जी एंड पावर जब पढ़ाया था तब आपको बताया होगा। बोले सर मैं तो गजनी हूं, मैं तो कल का याद नहीं रख पाता। ऐसा है क्या? है भाई? मैं नो तो सर सर। कल का याद नहीं रख पाता, इतने टाइम का कहाँ से याद रखूंगा? तो बताओ कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स? सर जो फोर्स पाथ पर डिपेंड हो, फर्स्ट फोर्स किस पे? इंडिपेंडेंट हो पाथ पर। इंडिपेंडेंट हो, जिसका वर्क डन, जिस फोर्स का वर्क डन अर्थ पे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड न करता हो, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। और जिनका पाथ पे डिपेंड हो उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। हरी बात समझ में? यस सर। या ये क्वेश्चन करो, हैंड रेस करना, हैंड रेस। सबका आना चाहिए, आप ये आंसर दो। 18 बच्चे हैं, 18 का 18 का आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। छह बच्चों ने आंसर किया है अभी। सृजल कौंडल, आंसर बताओ बेटा। Sir, the product of the masses. ओके, अब प्रिया। ऑप्शन ए। इशिता। ए। आई थिंक सबका ऑप्शन ए ही आया है या किसी का अलग भी है? सर ए ही है। ए के अलावा है किसी का? ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका हमें वर्षों से था इंतजार। वर्षों से इंतजार था हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हमारा जी इक्वल टू होता है, सॉरी एफ इक्वल टू होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से हम जी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 कर सकते हैं कि नहीं यस भाई? सर। आर को इधर भेजा, यस सर। जी m1 m2 को नीचे भेज दिया, तो हमारा जी कितना आ गया, एफ r1 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। देखो एफ की यूनिट क्या है मेरी, एफ की यूनिट होगी न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी क्या, केजी स्क्वायर। तो मेरी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ऐसा यूनिट होगी कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ये क्या होगी मेरी एसआई यूनिट होगी बेटा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन निकालते हैं भैया, सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम उसका। डायमेंशन देखो जरा, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस के 2 होती है कि नहीं, एम एल टी माइनस के 2। यस सर। और ये क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब L2, m0 L2 T0। और नीचे क्या है, केजी स्क्वायर मतलब m2 L0 T0। अब देखो हिसाब करो, m1 है, m0 है, m2 है, 2 ऊपर जाएगा माइनस के 1 बचेगा, तो m क्या बचा, माइनस के 1 बचा। L देखो L1 L2 L3 बचेगा,
टी देखो टी माइनस के 2 है, टी यहाँ 0 यहाँ 0, टी माइनस के 2, तो डायमेंशन आ गई आपकी m-1 L3 टी माइनस के 2, ये हुई आपकी डायमेंशन। तो आप लिख सकते हो इसको डायमेंशन, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर 6.67 इंटू 10 टू द माइनस के 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। बोलो चमका इतना? यहां तक किसी Yes, को कोई sir. दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. अब देखो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया। एक बात बताओ, मैं यहां पे अगर बोलूं कि अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास 1 kg है, जिनका मास 1 kg, जैसे मेरा फॉर्मूला है जी का F(r²) डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है। अब मेरे दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है मेरा 1 kg, तो 1 इंटू 1, और वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में लगने वाले जो जी जो है, उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा जी? होगा कि नहीं? Yes, sir. यही हमारी क्या बना दी हमने, डेफिनेशन बना दी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मास। यूनिट मास मतलब m इक्वल टू 0, सॉरी 0 बोल रहा हूँ 1, m इक्वल टू 1 kg प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है, r इक्वल टू 1 मीटर। ये वैल्यू अगर मैं उस फॉर्मूले में लगा दूं तो g इक्वल टू f आएगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलो चमका? yes sir. Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, करो, डू इट। आंसर किसी का? दो बच्चों का आंसर आया भाई। प्रिया भारत, तो आज आंसर बताओ बेटा। प्रिया 6.7 into 10 raised to power minus 13. ओके, कृतिका कौंडल, कृतिका 6.67 into 10 raised to power 7 Newton. ओके, इशिता चौधरी 6.67 into 10 raised to power 5 Newton. सृजल कौंडल, सृजल कौंडल So 6.67 so 6.67 into 10 to the power 7 Newton. ओके, सो
Let's start doing this. ठीक है। अच्छा, हमको दे क्या रखा है? हमको दे रखा है मास दे रखा है भाई। एम दे रखा है कितना? 10 kg। अच्छा, दोनों बोला है टू स्फेरिकल बॉल है, मतलब M1 M2 दोनों दे रखा है। M1 इक्वल टू M2 कितना दे रखा है? 10 kg। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 100 मीटर। यानी कि आर कितना दे रखा है? आर मेरी 100। उसने बोला है कि दो बॉल है मेरी, उनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, यानी कि दोनों 10 kg की है। ये भी 10 kg की है, ये भी 10 kg। इन दोनों के बीच में फोर्स पूछा है उसने, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एफ जी ई M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 क्या है मेरा? M1 है मेरा 10 kg, M2 क्या है? 10 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. No, sir. देखो 10⁻+2 ये हो गया, माइनस के 11 में से प्लस के 2 गया, कितना बचा? माइनस के 9 डिवाइडेड sir. बाई 10⁻4 हो जाएगा नीचे Yes, भाई। sir. 100 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो Yes, माइनस sir. के 4 हो जाएगा। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना हुआ? 6.67 इंटू 10⁻⁻9 माइनस के 4 कितना हुआ? माइनस के 13 30. न्यूटन। तो ये हो गया आपका एफ जी। तो ये आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. कोई दुविधा तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो आगे No, बढ़ो। sir. अब देखो, हमें पता था कि हमारा फोर्स क्या है ना, वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। और हमने अभी तक डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं की, डायरेक्शन वेक्टर की तो कोई बात ही नहीं की है क्या कोई बात? No, सिर्फ sir. मैग्नीट्यूड की बात है। तो अब हम आते हैं डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म। इस फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो माना कि दो मासेस हैं, वो आर डिस्टेंस पे हैं। आर डिस्टेंस पे तो देखो, ये R12 क्या बता रहा है? देखो कैप है, कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है Direction. ना। ये आपकी क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो किस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है? F12 की डायरेक्शन बता रहा है कि मेरा F12 यानी कि फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू फोर्स 2 की, ड्यू टू मास 2 की वजह से किधर होगा? मास 1 की। जो हमारी एक्सिस, जो हमारी सेंटर की जो लाइन मिला रही होगी, हमेशा उसके अलोंग ये फोर्स लगता है। जिन दो लाइंस को, जिन दो मासेस के सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे मान लो कि आपका एक कोई ब्लॉक रखा है और एक और ब्लॉक है उसके बगल में रखा हुआ है, तो माना कि इसका सेंटर मास इधर है, इसका इधर है, तो ऐसे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, ऐसे एफ जी, न कि ऐसे, न कि ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा। इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? जो सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन होगी, उसके अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये R1 और R2 जो दिखा रहे हैं, ओनली ऑन डायरेक्शन दिखा रहे हैं। वो फोर्स का फॉर्मूला वही F21 मान लो, 21 बता रहा हूं मैं, GM1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या बता रहे हैं? R21 मतलब डायरेक्शन वेक्टर। सिमिलरली इक्वेशन 1 इसको मान लो इक्वेशन 2, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन वेक्टर। और अच्छा देखो, डायरेक्शन वाइज अगर मैं देखूं, क्या मेरा F12 वेक्टर इक्वल है माइनस के F21 के? है कि नहीं है? दोनों अपोजिट है कि नहीं डायरेक्शन में? Yes, sir. भाई इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं कि F12 इक्वल टू माइनस के F21। लिख सकता हूं कि नहीं?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हम आते हैं, क्लियर हुआ है डायरेक्शन वेक्टर कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वेक्टर फॉर्म। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते Yes, sir. हैं कि एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो, आपको आपकी चेयर भी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, अलमारी भी कर रही है, लैपटॉप भी कर रहा है, मोबाइल भी कर रहा है, बुक्स भी आपको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है हमेशा। अब सभी फोर्सेस का मैं देखूं कि अगर मैं एक बंद रूम में बैठा हुआ हूं और मैं कंसीडर कर रहा हूं ओनली अपने रूम की चीजों, बाहर वाली चीज भी लगा रही है मेरे ऊपर फोर्स, लेकिन मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट कितना फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि देखो मान लो जैसे ही मैं ये है, कोई इधर से खींच रहा होगा, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा मेरे ऊपर। ये अगर मैं देखना चाहूं तो ये क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे मान लो मास m1 है, माना कि मास m1 है, आपका मास है m1, आप बीच में बैठे हुए रूम में, ये किसी m2 मास है, कोई अलमारी है, मान लो अलमारी आपसे कितने डिस्टेंस पे है, r12 पोजीशन वेक्टर है आपका, और मान लो m3 मास है जो कि आपकी r डिस्टेंस पे ही है सारी, लेकिन r13 आपका डायरेक्शन वेक्टर। सिमिलरली m4 m5 m6, 6 मासेस हैं आपके पास, और वो अपनी अपनी डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं। ये सारे के सारे मासेस आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, किस फोर्स से भैया, सबको क्या करोगे आप, एल्जेब्रिकली या वेक्टोरिकली ऐड, सबको इन द फॉर्म ऑफ F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16। अगर 100 ऑब्जेक्ट मेरे आसपास रखे होते तो 100 के द्वारा खींचा हुआ फोर्स, 100 के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, उन सबको मैं वेक्टोरिकली ऐड कर देता, तो मेरा नेट फोर्स आया। तो ये मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो मान लो F1 है, 1 2 है, तो देखो M1 M डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन वेक्टर। सिमिलरली M1 M3 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन वेक्टर। M1 M4, क्योंकि M1 के साथ में ही तो सबको लेना है, सबका फोर्स का डायग्राम बोल लिया। इसको है क्या ये, इसको एक बार और लिख दो कि मेरा M1 M2 क्या है, पॉइंट मासेस। एक चीज और, यहाँ पे अभी पॉइंट मासेस हैं सारे के सारे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास का क्या मतलब है भाई, कोई बताएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मास का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मतलब है जैसे पेन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बुक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है का एरिया में। पॉइंट मास इसका मतलब होता है एक ही जगह पे सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड हो, उसको बोलते हैं पॉइंट मास। तो अभी ये सारी की सारी कहानी हम पॉइंट मासेस के लिए पढ़ रहे हैं। बोलो चमका इतना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, करो भाई, आप कोई क्वेश्चन करना है करो।
है किसी का? अभी किसी भी एक मास पॉइंट मास के लिए आपको फोर्स लगाना, देखना है कि अदर दो मासेस उसको कितने रिजल्टेंट फोर्स से खींच रहे होंगे। तो फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन लगता है। जो हमारे पॉइंट मासेस होते हैं उनसे जो दूसरे मास को मिलाने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है उसके अलोंग ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ट्राइंगल में देखो जरा कुछ मैजिक लगा के। बच्चों 1 मिनट और वेट कर रहे हैं अपन लोग, उसके बाद हम करवा देंगे क्वेश्चन को। 1 more minute I am waiting. ओके, नहीं आया किसी का आंसर? ओके, नो कृतिका, सर। कृतिका आंसर बताओ। हाँ बेटा बताओ कृतिका। -3gm² A। Okay, ठीक है ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो, क्या हमारा हम अपन को जो ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों साइड सेम है इसकी, है कि नहीं? यस तीनों साइड, सर। और मासेस भी सेम है, एम एम और एम, तीनों साइड सेम है, ए और ए। तो देखो जो फोर्स लगाएगा, जैसे आप देखोगे, जो फोर्स लगाएगा, ये मान लो, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ओनली, हम इसके ऊपर निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी एक के ऊपर बोला है ना उसने, किसी भी एक के ऊपर निकाल दो। तो इसके ऊपर मान लो कि यहां से एफ फोर्स लगाएगा और ये भी एफ फोर्स लगाएगा। दोनों सेम फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? सेम डिस्टेंस है, यहां से इस एम की और इस एम की डिस्टेंस ए है, इस एम की डिस्टेंस इस एम की डिस्टेंस ए है, दोनों की सेम डिस्टेंस है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो क्या बोलूं? एफ इक्वल टू जी एम एम, सॉरी, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्या यही होगा फोर्स? होगा कि यस नहीं? सर। Yes, तो हमें रिजल्टेंट की बात करनी है, तो देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे, ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्योंकि मेरा ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है, तो तीनों एंगल भी सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, तो कितना होंगे? 60 डिग्री के। तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री का। अब आपको याद हो तो फॉर्मूला, आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। याद है ये फॉर्मूला? यस सर। बोलो। तो इसी फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा मान लो कि रिजल्टेंट फोर्स बोल दो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, कितना आएगा? अंडर रूट में एफ स्क्वायर, भाई पी और क्यू दोनों एफ है हमारे, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 60। तो यहां से देखो एफ कॉमन ले लूं, यहां पे भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर आ जाएगा मेरा एफ। तो अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 + 1 + 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 यस से सर। 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा? एफ इंटू अंडर रूट, देखो 1 + 1 + 1 3, तो मेरा आ गया अंडर रूट 3f। और देखो एफ की वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले, ये रही। तो क्या कर दोगे? एफ जी इक्वल टू अंडर रूट 3 GM² डिवाइडेड बाई a²। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका? यस सर। चमका कि नहीं? yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आप करो भाई, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। टू सॉलिड स्फीयर of same size of certain metal are placed in contact with each other. Prove that the gravitational force acting between them is directly proportional to fourth power of its radius. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन इसकी रेडियस के फोर्थ पावर के। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करो भाई। देखते हैं कैसे करते हो आप। हिंट में दे दूं, दोनों स्फीयर का मास निकाल के देखो डेंसिटी के टर्म में। मास क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, यस सर। डेंसिटी। तो यहां से मास कैसे निकालो? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी कैसे, वो मास कैसे निकालोगे? अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो ना, यस सर। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो। एक फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, दोनों के लिए। m1 m2 G m1 m2, तो आपको m1 m2 मिल जाएगा, m1 भी सेम होगा, m2 भी सेम होगा, क्योंकि दोनों पे मास m है आपके। तो m1 m2 की जगह पे मास और डेंसिटी के, वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला लिख दो, वहां से आपको r की पावर में मिल जाएगा, 4 पावर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यार, एक बार ट्राई करो, मैंने हिंट दे दी आपको। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, छोटू सा क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं 2 मिनट इसके लिए।
2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में करोगे। 2 मिनट में आंसर इट इन 2 मिनट्स। ओके, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो देखो, दोनों के मास मेरे एम एम है, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेट इनकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मान लेते हैं मेरी रो है, और मास मेरे को पता करना है। वॉल्यूम क्या होता है भाई स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ 4/3 πr³। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास, सेंटर यहां पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, r²। 2r होगी कि नहीं होगी। आर तो यहां से यहां तक की हुई, और आर यहां से यहां तक की हुई कि नहीं हुई। यस सर। हाँ? यस सर। यानी कि जो हमारे सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस मेरी 2r आ रही है, और वॉल्यूम ये है, तो मास कैसे निकालूं। देखो, डेंसिटी होती है मेरी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास में कैसे निकालूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है मेरी रो, वॉल्यूम क्या है मेरा 4/3 πr³। नाउ अब मैं देखूंगा फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो नाउ, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरे को पूछा गया है, क्या होता है, G m1, सॉरी Gm m1 m2 होता है, दोनों इसमें m ही है, तो चलो m1 m2 लिख देते हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, m1 इक्वल टू m2 क्या है मेरा, कैपिटल है, दोनों सेम है, और ये क्या है मेरी r है, r मेरी 2r है। तो यहाँ पे फॉर वैल्यू पुट कर दो बस, जी m1 की वैल्यू, m1 और m2 दोनों m है, तो m की वैल्यू क्या है मेरी रो इंटू 4/3 πr³। एक तो ये हो गया m, एक क्या होगा रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई, देखो ये आर स्क्वायर, आर मतलब 2r, तो यहाँ पे क्या करोगे 2r का। कोई दिक्कत किसी को भाई। नो सर। नो सर। अब जरा देखो ध्यान से कि यहाँ से 4/3 रो रो और 2r, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, और ऊपर वाला एक 4 कट जाएगा मेरा, कटेगा एक 4 इस 4 से, तो क्या हो जाएगा यस सर। जी, और देखो 3 3 क्या हो जाएंगे, पावर पावर देखो देखो, ऊपर बचेगा क्या 4/9, 3 3 9, चलो 4 4 4 इंटू 4 कर देते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू पाई स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इंटू r⁻⁶ डिवाइडेड बाई क्या होगा 4r²। तो आप देखो कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 2 है, क्या 2 पावर कम हो जाएगी नीचे वाले की, होगी कि नहीं। यस सर। तो क्या हो जाएगा, यस हाँ सर। तो मेरा एफ जी आ जाएगा, जी बोले तो 4g/9, 4g/9 पाई स्क्वायर
रो स्क्वायर आर की पावर 4, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा जो इस फॉर्मूले से कि एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, आया कि नहीं आया? देखो, आर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. भाई भाई ये आर देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ जी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और 9 भी कांस्टेंट, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, तो आर की पावर 4 के प्रूफ आ गया, तो हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, अब मेरे को बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, क्या क्या पढ़ा है आज First, हमने? gravitational force, conservative force, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, और conservative force, नहीं यूनिवर्सल लॉ पढ़ा पहले, Universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या पढ़ा था हमने? वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, yes, sir. वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या पढ़ा था? Conservative force. क्वेश्चंस, कंजर्वेटिव फोटो पर प्रॉपर्टीज में आ गए थे ना, और क्वेश्चंस की, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके देन बच्चों, Yes, sir. फिर मिलते हैं, आपके 5 क्वेश्चन है होमवर्क में, 5 क्वेश्चन होमवर्क के करने हैं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, 5 sir. Yes, sir. 5 क्वेश्चन करने हैं अपन। ओके देन, बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night. यू Thank वेलकम, you, sir. बाय, यू वेलकम, बाय, you, sir. Bye, sir. बाय।